सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि पुस्तकें ही हो, सिर्फ सीखने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए और कुछ भी हमारे पास टॉपिक होना चाहिए जो चीज सिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिक्षण। ऐसी परिस्थिति को हम बोल देंगे शिक्षण। अब आ जाता है शिक्षण की धारणा और प्रकृति। इसमें से काफी बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर में से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देगा, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो शिक्षण की धारणा और प्रकृति क्या है कि शिक्षण क्या है भाई, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। समाज में रह के शिक्षण किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीजें हम समाज में रह के ही तो बच्चे को सिखा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया 10-15 सालों तक और हम उसको चीजें सिखा रहे हैं, क्या हम उसको कुछ सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे। हम समाज की कोई भी बात उसको नहीं सिखा पाएंगे। वो कब सामाजिक प्राणी बनेगा, जब वो समाज में रह के सीखेगा। ठीक है, तो शिक्षण भी क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षण। दूसरा आता है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है भाई, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। अब आप बोलोगे कि जैसे भाई मैं टीचिंग करवा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो क्या है, शिक्षण है। हाँ भाई शिक्षण है भाई, हम आमने सामने तो हैं। उसका जरिया भले यूट्यूब हो, यूट्यूब के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो क्या है, हमारा आमना सामना हो रहा है। तो ये क्रिया भी शिक्षण कही जाएगी, जिसमें दो लोगों का आमना सामना होता है। आमने सामने रह के शिक्षण प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आ गई भाई तो जरिया बदल गया, बाकी चीजें वही हैं कि भाई आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है शिक्षण। उसके बाद क्या आता है, उद्देश्यात्मक प्रक्रिया। कि शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कब किया जाता है, जब कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको टीचिंग करवा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ। किस लिए सिखा रही हूँ, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, किस लिए, ताकि आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, आपका एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य के लिए ही मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हो। ठीक है, तो शिक्षण भी क्या होता है, शिक्षण तभी किया जाता है जब उद्देश्य होता है। ठीक है, हर शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब जैसे घर में पेरेंट्स अगर बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उनका उद्देश्य ही तो होता है। जैसे लड़कियों को खाना बनाना सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं, कि आगे जाके इसको सासू की गाली नहीं सुननी पड़ेगी, ऐसे ही बोलते हैं ना भाई। तो क्या अभी शिक्षण है कि उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद आता है कि शिक्षण है कि भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है कि भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक भाषा के द्वारा होता है। ठीक है, भाषा के द्वारा ये जरूरी नहीं है कि शिक्षण बोल के ही किया जाए, क्योंकि भाई जो मूक बधिर बच्चे हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या फिर ये लगा लो जो देख नहीं पाते, उनके लिए जो शिक्षण की पद्धति है वो अलग अलग है। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको इशारों में शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जो देख नहीं पाते उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। तो क्या है, वो है तो भाषा ही ना। भाषा के रूप होते हैं लिखित, मौखिक। ठीक है, तो लिखित, मौखिक भाई और सांकेतिक, 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो किसी का भी यूज किया जाए। ठीक है, मगर क्या है, भाषा का यूज होना चाहिए। ये एक भाषाई प्रक्रिया है, बगैर भाषा के हम नहीं करवा सकते। उसके बाद क्या आता है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। भाई आप कब सीख पाओगे, जब आप अंदर से सीखने के लिए तैयार होगे, जब आपके अंदर ये भावना होगी कि हाँ मुझे ये चीजें सीखनी है, आप चीजों को तभी सीख पाओगे। अगर आपके अंदर ये भावना नहीं है कि आपको सीखना है, तो आप चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए बोला गया है कि शिक्षण क्या है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद क्या आता है, परिवर्तनशील प्रक्रिया। जो शिक्षण है वो एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तनशील प्रक्रिया कैसे है भाई, शिक्षण के बाद जो है भाई बच्चे में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब मान लो भाई जो लड़कियां हैं उसको रोटी बनानी नहीं आती, वो पहले जली हुई रोटियां बनाती है। कोई किसी ने भात का नक्शा बना दिया, कोई रोटी जला दी, कोई कच्ची छोड़ दी, ऐसे बनाती है। फिर उसकी मम्मी ने उसको रोटी बनानी सिखाई, और सीखने के बाद उसने क्या किया, उसको फिर वो अच्छे से बनाना सीख गई। ठीक है, अब वो रोटी बिल्कुल अच्छे से बनाती है, गोल बनाती है और दोनों तरफ से सेक के बनाती है। तो क्या है भाई, परिवर्तन हुआ ना। पहले जो रोटी कच्ची बनी हुई आ रही थी, वो अब बिल्कुल पकी हुई और सुंदर गोल गोल रोटियां आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, परिवर्तन। तो शिक्षण जहां भी करवाया जाता है तो उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, बच्चे सीखने वाले में परिवर्तन आता है। उसके बाद है विकासात्मक प्रक्रिया।
उसके बाद क्या आता है भाई, विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है भाई, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या है भाई, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। मतलब कि जब भी शिक्षण करवाया जाता है तो कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट तो जरूर होती है। अगर आप मान लो भी आराम से बैठे हो, कोई आके आपको कुछ सीख ही दे जाए, ठीक है, तो भविष्य में क्या पता कहाँ पे काम आ जाए। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ, आपने कुछ नई चीज सीखी, आपने कुछ नई चीज सीखी। मान लो कोई ऐसे रास्ते से चलता ही बता गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, आपने वो चलते हुए ही वो चीज सीख ली ना, वो कभी तो लाइफ में काम आएगी, नहीं आएगी तभी आपको पता तो चल गया ना, तो इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। ये हमेशा जो शिक्षण होता है उससे विकास होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, इसलिए इसको विकासात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। उसके बाद आता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। उसके बाद क्या आता है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। जो शिक्षण है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, शिक्षण के लिए 3 चीजें जरूरी है, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, और एक जो चीज सिखाई जा रही है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला गया। अगर सिखाने की चीज नहीं है तो सीखने वाला और सिखाने वाला बैठा रहो, भाई क्या सिखाएगा वो। अगर सीखने वाला नहीं है तो सिखाने वाला सिखाएगा किसे, और सिखाने वाला नहीं है तो सीखने वाला सीखेगा किससे, ठीक है। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं। जैसे कि हमारी टीचिंग क्लास के लिए आप जरूरी हो, आप सीखने वाले हो, मैं जरूरी हूँ क्योंकि मैं सिखाने वाली हूँ, और हमारा ये सब्जेक्ट जरूरी है क्योंकि ये चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इसलिए शिक्षण क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद क्या आता है, निर्देशन की प्रक्रिया। भाई मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसके साथ स्याही खत्म हो गई है। तो क्या है, शिक्षण क्या है, कि निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण मतलब निर्देश दिया जाता है। जो सिखाने वाला होता है, आपका टीचर होता है, आपका गुरु होता है, आपके मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी आपको सिखाते हैं वो सभी निर्देश दे के सिखाते हैं, ठीक है। अगर टीचर कोई अच्छी बात बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो निर्देश दे के सिखाएगा कि बच्चों देखो ऐसे पढ़ो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर मेरे बताए तरीके से पढ़ोगे तो जिन बच्चों को सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, भाई 4-4, 5-5 साल लग गए, सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, भाई मेरी गारंटी फर्स्ट टाइम में आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप मेरे बताए तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपका पूरा क्लियर करवाऊंगी, जो जो सीटेट में आने वाला है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, निर्देश दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण में क्या होता है, निर्देश दिया जाता है, इसलिए इसको निर्देशन की प्रक्रिया बोलते हैं। उसके बाद आता है विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। उसके बाद क्या आता है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। जो शिक्षण है वो क्या है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। भैया विश्लेषण कर सकते हो ना कि भाई टीचर ने ये पढ़ाया है, ठीक है, और दूसरा टीचर ये पढ़ा रहा है, तो दोनों में से अच्छा कौन पढ़ा रहा है। या फिर मैं क्लास का विश्लेषण कर सकती हूँ कि इस बच्चे ने इतना सीखा है, इसने इतना सीखा है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब विश्लेषण किया जा सकता है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या चीजें सीखी है, क्या क्या रह गई है, तो इस चीजों का विश्लेषण किया जा सकता है। फिर क्या है, शिक्षण कला भी है, विज्ञान भी है। भाई ये इम्पोर्टेंट है, इस पे आप 10 स्टार लगा लो, ठीक है। 3-4 बार सीटेट में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर इस टाइप से देगा कि शिक्षण क्या है, ऑप्शन में दे देगा कला है, विज्ञान है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। इस पॉइंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये थी भाई हमारी शिक्षण की धारणा और प्रकृति। भाई जो हमारी अब शिक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो विशेषताएं हैं वो इन्हीं से मिलती जुलती हैं, ठीक है। जो विशेषताएं होती है वो प्रकृति और धारणाओं से मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा के दे देते हैं। तो आइए एक बार इनको भी देख लेते हैं। देखो इनकी विशेषताओं में दे दिया। अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता होती है, क्यों निर्देशात्मक होता है, निर्देश देता है बच्चे को, ठीक है, निर्देश देता है। जैसे अभी मैंने आपको सीटेट का निर्देश दिया था कि आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या है, शिक्षण है कि निर्देशात्मक प्रक्रिया है। जो शिक्षण निर्देशात्मक होता है वो अच्छा होता है। फिर क्या है, प्रेरणादायक। जो शिक्षण प्रेरणा देता है, हमारी प्रेरणा बनता है, वो क्या होता है, अच्छा शिक्षण होता है। अब जैसे आप में से इम्प्रेस होके अगर मुझे अपनी प्रेरणा मान लेते हो तो भी मेरा शिक्षण बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है।
तो अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता है कि वो प्रेरणादायक होता है, वो कुछ न कुछ प्रेरणा देके जाता है। उसके बाद क्या है, प्रगति। जैसे इसमें आया था ना, ये विकासात्मक प्रक्रिया है, तो वही है भाई प्रगति। ये इसमें प्रगति होती है सीखने वाले की। ठीक है, हम कुछ भी सिखा रहे हैं, XYZ कुछ भी सिखाया तो वो चीजें प्लस होंगी, माइनस कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए जो अच्छा शिक्षण होता है वो हमेशा प्रगति करता है। उसके बाद क्या आता है, सहानुभूतिपूर्ण। जो अच्छा शिक्षण है वो हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर को बच्चों से कोई सहानुभूति नहीं है। अब आप क्लास में गए और आपने जाते ही 4-5 बच्चों को थप्पड़ टेक दिए कि भाई होमवर्क क्यों नहीं करके लेके आए, फिर किसी को मुर्गा बना दिया, उनको उसको सहानुभूति नहीं है उन बच्चों से, तो ऐसे शिक्षण अच्छे से थोड़ी ना हो पाएगा। बच्चे आपसे डरने लगेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। बच्चे आपसे कब सीख पाएंगे, जब आप बच्चों के प्रति सहानुभूति रखोगे। अगर बच्चे आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप उसका जवाब दोगे, ठीक है, उनको अच्छे से समझाओगे। तो इसलिए जिस शिक्षण में सहानुभूति होती है वो शिक्षण अच्छा शिक्षण माना जाता है। फिर है सुव्यवस्थित। भाई शिक्षण सुव्यवस्थित होना जरूरी है। भाई शिक्षण जब करवाया जाए तो एक व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई क्या चीजें सिखानी है, कितनी सिखानी है, किस लेवल के बच्चों को सिखानी है। ठीक है, हर लेवल के बच्चों का अलग अलग शिक्षण स्तर होता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण करवाना चाहिए। इसलिए जो शिक्षण है वो एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। फिर क्या है, सहयोग पर आधारित। जो शिक्षण होता है वो सहयोग पर आधारित होता है। भाई एक टीचर बच्चों का सहयोग करता है और बच्चे टीचर का सहयोग करते हैं। अब भाई आप सोचो कि बच्चे टीचर का सहयोग कैसे करते हैं। अब मान लो भी बच्चे क्लास में शोरगुल मचा रहे हैं, अध्यापक तो पढ़ा ही नहीं पाएगा ना। बच्चे कोई गाली दे रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, ऐसे करेंगे तो क्या है, टीचर बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो क्या है, बच्चों का सहयोग भी टीचर के लिए जरूरी है। और टीचर का सहयोग बच्चों के लिए कैसे जरूरी है, अगर बच्चे कुछ टीचर से पूछते हैं तो टीचर को वो ऑन द स्पॉट बताना चाहिए, वो चीजें समझानी चाहिए। तो इसलिए शिक्षण क्या है, कि सहयोग पर आधारित प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक का बच्चों को सहयोग होना चाहिए और बच्चों का अध्यापक को सहयोग होना चाहिए। उसके बाद आता है उपचार पूर्ण प्रक्रिया। भाई अच्छा शिक्षण क्या होता है, उपचार पूर्ण होता है। अब उपचार बताओ, उपचार क्या होता है। उपचार का मतलब इलाज होता है ना। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, अपना इलाज करवाने। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाते हो। तो वैसे ही हमारे शिक्षण में क्या होता है, जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको एक किस्म की बीमारी तो होगी कि भाई वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षक का क्या वो होता है कि भाई वो बच्चे को अच्छे से समझाए, बच्चे को अच्छे से सिखाए, तो उसका उपचार करे। भाई बच्चा सीख जाएगा तो भाई उसका उपचार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है कि उपचार पूर्ण प्रक्रिया है। जैसे अगर आपने ये बीमारियों के नाम सुने होंगे, डिसकैलकुलिया हो गया, जो गणित संबंधी बीमारी होती है हमारी, डिस्फेजिया हो गया, ठीक है। तो ये जो भी बीमारियां होती है इनका इलाज किया जाए। इलाज का मतलब है शिक्षण के स्तर पर इनको हल किया जाए। ठीक है, तो इसलिए अच्छा शिक्षण क्या होता है, उपचार पूर्ण होता है। लास्ट का पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है और पूरे शिक्षण की जान होता है ये। ठीक है, बाल प्रधान शिक्षण क्या होना चाहिए, बाल प्रधान होना चाहिए। भाई हमारे टाइम में शिक्षण बिल्कुल भी बाल प्रधान नहीं था। जब हम स्कूल में जाते थे, छोटे बच्चे थे, तो ये लगा लो प्रेयर में अगर लेट गए हैं तो जाते ही 4-5 थप्पड़ मिल जाते थे। अगर SW नहीं करके गए तो हाथों पे डंडे मिलते थे। मतलब टीचर बहुत मारते थे। पर आज के टाइम में क्या है, अगर टीचर ने बच्चे को मार दिया तो उनकी मम्मी पुलिस बुला लेती है। ऐसा ही होता है ना। तो क्या हो गया, आज के टाइम पे क्या हो गया, शिक्षण बाल प्रधान हो गया है। बच्चे को अहमियत दी जाती है, टीचर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। टीचर का सिर्फ क्या करते हुए है कि वो बच्चे को सिखाए, ठीक है, उसका मार्गदर्शन करे। अब बच्चा सीख रहा है, नहीं सीख रहा, अगर नहीं सीख रहा है तो उसको चमाट लगाए, यह अधिकार टीचर से छीन लिया गया है। ठीक है, जब तक आप टीचर बन नहीं जाते तब तक भी मेरी सलाह आपको यही है कि आप बच्चे मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पे बच्चे को मारना है, उसको डांटना है, ऐसे आंसरों को आप अवॉइड करो। ठीक है, आप हाँ टीचर बनने के बाद आप बच्चों को मार सकते हो, क्योंकि मार के बगैर बच्चे पढ़ते नहीं है। सरकार कितना ही कुछ कहती रहे, पर जब तक बच्चे को थोड़ा डर नहीं होता बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो वैसे ये सीटेट के उसमें फॉलो नहीं करना है, कहीं आप आंसर इस टाइप से दो। आंसर हमेशा इस टाइप से देना है कि बच्चा हमारा भगवान है, उसको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, वो जो करे उसको बस करता रहने दो। तो क्या है भाई, शिक्षण अच्छा शिक्षण बाल प्रधान होता है।
ये थी हमारे भाई शिक्षण की विशेषताएं। छोटा सा पॉइंट और बचता है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अध्यापक का स्वास्थ्य दे दिया। अब मैं बीमार हूं, मान लो मैं शिक्षण कार्य करवा रही हूँ, मुझे बार बार खांसी आ रही है बार बार ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आप मतलब कि थोड़ी देर पढ़ोगे, उसके बाद क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से समझ पाओगे ना सीख पाओगे। तो अच्छा शिक्षण कब होगा, जब भाई टीचर स्वस्थ होगा तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा बच्चों को। तो भाई अध्यापक का स्वास्थ्य शिक्षण को प्रभावित करता है। फिर क्या है, अध्यापक का दृष्टिकोण। एक अध्यापक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अध्यापक अपने बच्चों को बता रहा है कि भाई नहीं, ये जो SC-BC वाले होते हैं ये छोटी कास्ट के होते हैं, जनरल होते हैं, बड़ी कास्ट के होते हैं, ये सारी चीजें अध्यापक बच्चों को बता रहा है। या फिर ये लगा लो कोई मतलब और कुछ गलत चीजें सिखा रहा है, जैसे भूत प्रेत होते हैं, भूतों से डर के रहना चाहिए, ये चीजें नहीं बतानी है बच्चों को। अध्यापक को अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ठीक है। भेदभाव नहीं करना है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं समझना है, जाति के आधार पे भी भेदभाव नहीं करना है, धार्मिक आधार पे भेदभाव नहीं करना है। मतलब अध्यापक का दृष्टिकोण बहुत हद तक शिक्षण को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर अध्यापक सबको एक दृष्टि से देखता है तो उसका शिक्षण भी सबके लिए एक समान ही होगा। उसके बाद भाई वातावरण, शिक्षण को वातावरण भी प्रभावित करता है। अब भाई एक तो मैं ऐसे कैफे क्लास ले रही हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी शोरगुल नहीं है, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, आप अच्छे से सीख पा रहे हो। एक यही क्लास ऐसी जगह पे ली जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बच्चे शरारत कर रहे हैं, कहीं से ट्रैफिक की आवाज आ रही है, तो ना मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगी ना आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो क्या है, वातावरण का प्रभाव भी हमारे शिक्षण पे पड़ा, ठीक है। तो वातावरण भी शिक्षण को प्रभावित करता है। उसके बाद है सर्वदृश्य सामग्री। भाई सर्वदृश्य सामग्री क्या है, हमारे शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और हम साथ में भाई ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर रहे हैं, तो क्या है, हमारा शिक्षण प्रभावशाली बनेगा और बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, क्षमताएं, ठीक है, क्षमताएं भी प्रभावित करती हैं। अब हम बच्चे को वही चीजें तो सिखा पाएंगे ना जो चीजें सीखने की उसकी क्षमता है। अब 5 साल के बच्चे को आप मान लो गाय का ऐसे याद करवा रहे हो, गाय का निबंध याद करवा रहे हो, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो वो तो बेसिक चीजें याद कर पाएगा, फलों के नाम याद कर लिए उसने, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, ये जो बेसिक चीजें वो यही याद कर पाएगा। तो फिर जो ये क्षमता होती है ये शिक्षण को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। बच्चा एक क्षमता तक ही सीख पाता है, अगर उस क्षमता से ज्यादा हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाता है। तो ये क्षमताएं शिक्षण को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, भैया अध्यापक क्या शिक्षण विधि यूज कर रहा है, अगर बच्चे किसी विधि से नहीं सीख पा रहे हैं तो उसको चेंज करके अध्यापक कौन सी दूसरी विधि यूज करता है, ये सारी चीजें शिक्षण को प्रभावित करती है, तभी शिक्षण प्रभावशाली बन पाता है। अगर अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान ही नहीं है, अध्यापक को पता ही नहीं कि खेल विधि से बच्चों को कैसे सिखाना है, तो क्या वो अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना पाएगा। उसकी क्लास में बच्चे बैठे बैठे बोर होते रहेंगे, सोते रहेंगे, ठीक है। तो भाई क्या है, शिक्षण विधियां हमारे शिक्षण को काफी प्रभावित करती हैं। फिर क्या है, शिक्षण संसाधन। भाई शिक्षण संसाधन भी तो होने चाहिए। अब जैसे भाई देखो मेरे मार्कर की स्याही खत्म है, अब मैं भी काफी डिसपॉइंट हूँ इस बात से कि मैं टिक नहीं कर पा रही हूँ। आप भी ये सोच रहे होगे कि भाई टिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, इस संसाधन की कमी के कारण कहीं ना कहीं शिक्षण में कमी रह गई है। तो क्या है, यही बात है कि शिक्षण संसाधन अगर हमारे पास पूरे होंगे तो हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बनेगा। उसके बाद क्या है, शिक्षण का केंद्र बिंदु। शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए भाई, बालक को सिखाना, ठीक है। हमें बच्चे को सिखाना है, चाहे किसी भी मेथड से सिखाएं, कैसे भी सिखाएं, उसको खेल विधि से सिखाएं, उसको बाहर घूमने ले जाएं, उससे प्रयोग करवाएं, कुछ भी करे, कैसे भी करे, हमें बच्चे को सिखाना है, ठीक है। तो भाई ये थे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ये था हमारा शिक्षण से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। इसी को भाई जो डिजिटल बोर्ड वाले हैं वो कम से कम 1.5-2 घंटे की मैराथन में करवाते हैं, और इसको मैंने आपको 20-25 मिनट में करवा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।